प्रोग्राम की जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है, अध्यक्षीय भाषण, मैं उसके लिए इस फोरम के जो चीफ कन्वीनर है जनाब जस्टिस अभय टिप्से साहब, जिन्होंने हाई कोर्ट मुंबई और इलाहाबाद में जस्टिस के हिसाब से काम किया है, और आपने आपका सारा ही करियर में हमेशा निर्भयता के साथ और इंसाफ को ऊपर रखते हुए सारे जजमेंट दिए हैं। लेकिन आपकी जो करियर है उसमें बेस्ट बेकरी केस और सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस, इस पे आपने जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। आपके पास हम जब भी मुलाकात करते हैं, आप समाज में फैले हुए इस नफरतों के बारे में और इसको किस तरह से दूर किया जाता है, हमेशा उसके ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं और उसको दूर करने की तदाबीरें सोचते रहते हैं। एक्चुअली अशोक कुमार पांडे जी को सुनने, और वो मेरा फैसला बिल्कुल सही निकला। मैं जज था, मुझे कानून का ज्ञान है, लेकिन बाकी सब चीज़ों का उतना ज्ञान नहीं है जितना वो फील्ड में रहने वाले लोग उनको है, जो उनको वो ज्ञान अपने आप मिल जाता है क्योंकि वो काम करते रहते हैं। कश्मीर के बारे में भी आज मुझे बहुत सारी बातें नई तरह से मालूम पड़ी। मुझे इन सब बातों की खाली रफ आइडिया थी। मेरे पहले जो स्पीकर्स थे सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण किए। मैं तो ये कहूंगा कि एजेंडा तो साफ है, इसमें कोई ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि एजेंडा नफरत फैलाने का है। अभी उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये बात भी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन नफरत पैदा करने का है। सच बात, मैं एज ए मैटर ऑफ लॉ, सच बात भी अगर नफरत पैदा करने के लिए बोली जाए तो वो भी अलाउड नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, डिफेमेशन का जो ऑफेंस है उसमें कई बार सच बोलना भी, अगर वो गलत इरादे से बोला गया हो तो वो भी ऑफेंस है। आप ये सच का डिफेंस सिर्फ नहीं ले सकते, क्योंकि आपका इरादा वो सच इसलिए यूज करने का है कि उससे नफरत पैदा हो, कुछ दूसरा कुछ हो, किसी को हानि पहुंचे। तो ये सब उसमें क्या क्या झूठ है बहुत एलैबोरेटली पांडे जी ने बताया। ये जब मुझे इनविटेशन मिला तो मैंने इनके वीडियो सब देखे, मेरे फैमिली में भी देखे, किसी ने नहीं देखे होंगे तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो गौर से देखे। उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, अभी इन्होंने कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दी। मैं एक बात मैं उठाना चाहता हूं जिसको डायरेक्टली किसी ने टच नहीं किया। पांडे जी ने बोला कि जो नफरत शुरू से है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं। ये पिक्चर बनती है, इसको सपोर्ट मिलता है वो इसलिए कि नफरत पहले से है। हम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि नफरत नहीं है। उसकी क्या रीजंस है, क्या वजह है, वो एक एलैबोरेट डिस्कशन की बात है। मैंने ये अनुभव किया है और मैं बोलने से डरता नहीं कि आज भी बहुत सारे एवरेज हिंदू जो पॉलिटिशियंस नहीं है, जो उनका कुछ खुद का इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन में या किसी पार्टी में, वो भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसके पीछे एक छुपा एजेंडा है और वो 60-70 साल से चलता आया है। आरएसएस जो संगठन है उनकी ये थियरी है, और मैं आपको बताता हूं। जैसे उन्होंने बोला कि सच, किसी स्पीकर ने बोला कि सच क्या है वो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज उससे कुछ फायदा नहीं। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इनका ये एजेंडा 60-70 साल से तो कम से कम ये छुपा छुपा ऐसे चलता था। जैसे वो बोलेंगे कि नेहरू को वो परसीव करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को वो परसीव करते थे कि वो सेक्युलर है, ट्रूली उनको पसंद नहीं था। तो इनके पुरखों के वो बोलते थे मुस्लिम है, ये बाबर के वंशज है। इस टाइप का प्रोपेगेंडा मैं 5-6 साल का था तभी से मैं सुनता आया। फॉर्चुनेटली हमारे फादर जो थे उनके विचार बहुत अलग थे, तो वो हमको बोलते थे कि ये सब नॉनसेंस है, बकवास है। लेकिन मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो इसमें शामिल रहते थे और मुझे उनकी आइडियोलॉजी करीब से देखने का मौका मिला है। ये बहुत सारी बातें करते हैं। इनकी एक थियरी है। इनकी थियरी क्या है कि यहाँ लगातार
हजारों साल से हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार होते रहा है। ये उनकी बेसिक थ्योरी है। इससे वो लोगों की हिंदू के माइंड को पकड़ लेते हैं। उनकी ये थ्योरी है कि भाई हमारा देश था तो बहुत अच्छा था, बाहर से अग्रेशन आए, उन्होंने हम पर जुल्म किए और इस जुल्म का हमको बदला लेना है, और ये बदला लेने का अभी ये इस तरह से मौका ढूंढते हैं। ये सब गलत बातें हैं। इसमें हमेशा वो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके बोलते हैं। मैं तो हिस्टोरियन नहीं हूँ, इनको ज्यादा मालूम होगा, और मैं अभी इनसे रेफरेंसेस लूंगा कुछ बुक्स से। आई वॉज इन सर्च ऑफ सम बुक्स वेयर आई कैन कॉन्ट्राडिक्ट द पीपल जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। जैसे अभी मुगल रूल था, उनके सब सरदार राजपूत थे, सब सेना राजपूत थी। मुझे एक सवाल बढ़ता है कि लोग आज भी धर्म के मामले में इतने सेंसिटिव रहते हैं। अगर ये हिंदू धर्म का, अगर उनको फ्रीडम नहीं होता रिलीजन का उनके, तो क्या ये उनकी मतलब ये उनका राज टिक सकता था? क्या राजपूत उनके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करते थे? कितना सच है कितना झूठ है मुझे मालूम नहीं, मैं पांडे जी से ही पूछूंगा। मैंने औरंगजेब के बारे में एक सुना है। औरंगजेब का मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं कि वो सबसे कट्टर मुस्लिम वो समझा जाता है मुगल सुल्तान में। उसने जिजिया कर लगाया और काफी बातें हिस्ट्री में हम लोग भी सीखे। तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो औरंगजेब को जब राज्याभिषेक किया, मतलब उसको जब राजा बनाया, तो पंडित लोगों ने बोला कि हम उसको गंगा स्नान करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द रिचुअल ऑफ दैट। तो ही सेड कि नहीं, मुझे नहीं करना वो। लेकिन उन्होंने ये उसको फोर्स किया कि आप सब लोग पर राज करेंगे, हिंदुओं पर नहीं करेंगे, आपको हमारे समाधान के लिए ये करना पड़ेगा, और उसने किया। अभी ये कितना सच है मैं उनसे ही पूछूंगा, ही कैन टेल मी, बट दिस इज व्हाट आई हैव रेड। वो बात छोड़िए, लेकिन एक बात है, दूसरा इनका जो कहना है कि ये फॉरेन रूल था। क्या मुगल रूल फॉरेन रूल था क्या? मैं नहीं मानता। ब्रिटिश रूल फॉरेन रूल था। जैसे कि उनका हेडक्वार्टर लंदन में था, वैसे वहां से सब कंट्रोल होता था। वो उनके हित की बात देखते थे, वैसे नहीं। मुगल तो यहाँ आके सेटल हो गए, उनका बाहर कुछ नहीं था, उनका देश भी यही था। तो ये कुछ जो बातें ऐसी फैलाती है, मैं आज ये शुरू हुआ, इससे मुझे एक बात लगती है, मुझे हमेशा शुरू से ही लगता था कि ये लोग जो ऐसे कुछ झूठे टोटली डिस्टॉर्टेड प्रपोजिशंस रख देते हैं, उसका प्रतिवाद होना चाहिए। और वो प्रतिवाद करने के लिए कोई मशीनरी होनी चाहिए। हम लोग उनको चैलेंज दे सकते हैं कि आप बोल रहे हैं ये झूठ है, और अगर आपको डिबेट करना है, इसके ऊपर प्रूफ देना है, तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। ये करेंगे तो ही डिबेट वो करेंगे नहीं, और करने नहीं करेंगे भी ना, करेंगे भी तो भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो उड़ा देंगे आपकी सभा। तो ये, लेकिन हमको चैलेंज तो देना पड़ेगा, कहीं तो रिफ्यूट करना पड़ेगा। क्या धीरे धीरे परकोलेट होते आता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो चाइल्डहुड से मेरे फ्रेंड्स हैं और लीगल सर्कल से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए फ्रेंडशिप आज भी है। तो मैं देखता हूं कि आजकल उन्होंने बदलाव आया है। आजकल वो वैसे सेकुलर नहीं रहे, उनकी ओपिनियन चेंज हो रही है, और वो अभी आर्ग्यू करने लगे हैं इनके बीजेपी के फेवर में, जो पहले एक जमाने में नहीं था। मैंने उनको याद दिलाया, कह रहे स्कूल में तुम ये बोलते थे, बोले नहीं अभी मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब पॉइजन स्प्रेड हो रहा है। और उसकी थियरी ये है कि हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। ये लोग हमेशा ये सिखाते आए कि हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। अभी हिंदू राष्ट्र क्या है? और दूसरी एक बात है, जो ये पुराने भारत की बात करते हैं, वहां का रूल कैसा था, तो कोरसे पाटिल साहब ज्यादा समझाएंगे आपको कि कैसी कितनी हैप्पी कंट्री थी। मैं अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात है, चलो जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया आया, क्या हम कह सकते हैं कि पहले वाला इंडिया था, जो ब्रिटिश रूल के पहले जो इंडिया था, क्या वही इंडिया एग्जिस्टेंस में आया? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। ब्रिटिश आया तब आप लोगों को मालूम होगा, इधर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था। 300 संस्थान, मतलब ये रूलर्स थे, या नवाब या हिंदू संस्थानिक थे, और ऐसे अलग अलग उनके राज थे। उस जमाने में कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट नहीं था, और मैं बोलता हूं कि वो हिंदू धर्म में भी नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट नहीं था। मेरा तो यही मानना है कि एक्चुअली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ह्यूमन राइट्स। ये जो कंसेप्ट आए, उसके बाद जो इंडिपेंडेंस मिला, वो एक नया देश बीइंग, न्यू कंट्री केम इनटू बीइंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आए।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे रूल्स है। तो पहले वाले तुम्हारे रूल्स वो सब चले गए, बिकॉज वो देश नहीं रहा जो पहला था। कि आपको वो देश चाहिए जहां 300 रूलर्स है, अलग अलग कानून है सबके, और क्या तुम समझते हो कि उस देश में हम रहने के लिए आए? जब हिंदू राष्ट्र जब आप बोलते हो तो आपको ये प्रतिवाद करना पड़ेगा कि क्या था हिंदू राष्ट्र में, कैसा होगा वो हिंदू राष्ट्र। मैं कई बार सोचता हूँ, चलो समझो आ गया हिंदू राष्ट्र, तो क्या होगा, क्या क्या मुसीबतें सॉल्व होगी। आजकल जो आज लोगों के जो प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी है, बेरोजगारी है, ये कैसे सॉल्व होगी? अच्छा, क्या हिंदू राष्ट्र में इक्वालिटी होगी? कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? जो हिंदू राष्ट्र वाले, जो आरएसएस वाले, उनकी विचारसरणी मुझे मालूम है, उनको अभी भी मैं कोसे पाटिल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि वो चातुर बनने पर भरोसा करते हैं। वो आज अगर डायरेक्टली बोल नहीं सकते तो वो किसी डर की वजह से, लेकिन उनके दिल में वही है। उनको एक ऐसा राष्ट्र चाहिए कि जहां जाति व्यवस्था हो, जन्म से तय किया जाए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब इक्वल नहीं है। उनका कहना है कभी नहीं है कि सब इक्वल है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि इक्वालिटी हिंदू धर्म में सीखिए। मेरा धर्म है हिंदू, तो भी मैं ये बोलता हूँ, मुझे दिखा कि कहीं लिखा है हिंदू धर्म में उल्टा लिखा है। ऐसे मैं बहुत ग्रंथ आपको दिखाऊंगा कि ब्राह्मण बोले ब्रह्मदेव है, उसके मुख से निकला है, और शूद्र जो है वो पैर से निकला है। ऐसी तरह की उसको नहीं मानने वाले भी बहुत हिंदू है। बहुत सारे संत परंपरा जो महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने सब इनका उपवास किया है, लेकिन लोगों ने उनको माना नहीं है। कई लोगों को तो मार दिया गया। तो ये सब बातें मैं आज ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो ये हम समझ लें कि क्या इनका एजेंडा है। और ये नफरत पहले से है तो उसको ये बढ़ावा देते हैं। ये सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि नफरत पहले से है, और पहले से इन्होंने फैला ही है। धीरे 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 आगे लार्ज स्केल पर मूवी आने से ऑब्वियस हो रहा है, लेकिन पहले आपस में यही बातें करते थे और धीरे धीरे ये स्प्रेड हो गई है। ये लोग ब्यूरोक्रेसी में घुस गए हैं, ऐसे टाइप के लोग। ये पुलिस में है, और जब बीजेपी नहीं था तो वो गवर्नमेंट में भी वही लोग जो ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, उनको ही अच्छे पोस्टिंग मिलते थे। खुद मैंने देखा है। और तभी मेरे पहचान वाले एक मिनिस्टर थे, मैंने बोला था उनको कि ये तो ऐसे आदमी, तो बोले नहीं उससे कुछ नहीं, वो काम में अच्छा है। लेकिन ये गलत बात है। काम में अच्छा है मतलब उसका एजेंडा है, वो पोजीशन से वो उसके बारे में कुछ सोचता है। उसको मिलने वाले लोग, काम बोलने वाले लोग, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के रहते हैं, उनके काम होते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं। आज इतना मैं कहूंगा कि ये डिस्कशन हुआ, इतना जो इन्होंने सिस्टमैटिक रेपिटेशन किया कुछ क्लेम्स का, दिखाया है, इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। वैसे जिनके ऐसे गलत जो प्रपोजिशन गलत ये लोग बोलते हैं, उसको तुरंत उसको चैलेंज करना चाहिए, उसका प्रतिवाद करना चाहिए। उसके लिए हमको नॉलेज लेना जरूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके उसको पब्लिकली, मतलब जाहिर तौर पर उसको बोलना चाहिए कि गलत है और हम इसके लिए विवाद के लिए तैयार हैं। और जैसा पांडे जी ने कहा, वो विवाद के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनकी उसमें श्रद्धा ही नहीं, उनको करना ही नहीं है। तो एक क्लास जो है कि जानबूझ के झूठ जहर फैला रहा है, और दूसरा क्लास है कि जो सच मान रहा है। हमको वो दूसरा टाइप का जो क्लास है उनको सुधारना पड़ेगा, तो बदलाव हो सकता है। और उनको सुधारने के लिए हमको ये सच क्या है वो बताना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ बुरा, क्योंकि मुस्लिम्स कॉन्करर्स थे, तो हो सकता है उस टाइम ज्यादतियां तो हुई होगी, लेकिन वो कॉन्करर्स थे इसलिए ज्यादतियां हुई, वो मुस्लिम है इसलिए नहीं। एवरी कॉन्करर डज, तो मुस्लिम लोगों पर भी ज्यादतियां हुई। जब बाबर आया था, अभी हिस्टोरियन है, मुझे ज्यादा जितना मुझे कॉन्फिडेंस है उतना ही मैं बोलूंगा, तो तभी शेरशाह को उसने हराया था, तो वो मुस्लिम रूलर ही था। तो ये बात नहीं है, ये जो मतलब राज सियासत की बातें हैं, और जो जीतते हैं, जीते जो बोलते हैं, वो जो अत्याचार जीत के बाद करते हैं, ये सबड्यू करने के लिए लोगों को, वो हुए होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित देश जब ये फॉर्म किया गया तो आप उसका दाखला देके, और इतने साल हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अभी हम और हमारे अन्याय का निराकरण कैसे होगा? इन पर अन्याय करके, ऐसी उनकी धारणा है। तो इसका सब ये जो लाफेबल जो सब है, ये आपने एक्सपोज करना चाहिए। हर एक आदमी ने रैशनली डिबेट करना चाहिए। एक बात अच्छी हुई कि
बहुत ही पांडे जी ने बहुत ही मेटिकुलस, मैंने ऐसा स्टडी कभी देखा नहीं। लोग रिफ्यूट तो करते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन इन्होंने जो मेथड से किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साइंटिफिक अप्रोच है, इसके ऊपर कोई आंसर नहीं है, क्योंकि उनको रियल नॉलेज है। और ऐसे ही मैं उनको मतलब कहूँगा कि ऐसे जो क्योंकि हिस्टोरियन है उसको सब मालूम है, ऐसे जो इनके झूठे मुद्दे हैं उस सबको पब्लिसिटी दे सकते हैं। आपके वीडियो तो हो गया, आप बोलते तो हो गया, आपने लिखा भी होगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपका बुक पढ़ा नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा। और ये आज जो ऑर्गेनाइज किया हमने, मुझे लगता है कि ये एक जरूरी कदम था, क्योंकि आपको एक सोच मिल, आप आगे कुछ सोच सकते हैं आगे क्या करना है। लेकिन पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि ये फिल्म का एजेंडा तो बहुत ऑब्वियस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिगर एजेंडा कि जहर फैलाना है ही, और इसके मैग्नीफाइड वे में आ गया है। ये बहुत क्रूड अटेम्प्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस हो रही है, पर इनका ये चलते ही आया रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है। और ये लीडर्स, मैं इनको लीडर्स मानता नहीं। कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि लीडर की क्या, लीडर वो होता है जो लीड करता है लोगों को, वो उनको सही रास्ता दिखाता है, हिंदी में नेता बोलते हैं, वो लेके जाता है। लेकिन समाज में बहुत सारे व्यूज रहते हैं, एक परसेप्शन रहते हैं जिसको लोग मानते हैं कि सच हो या झूठ हो, लेकिन ऐसा मानना रहता है। तो उसी बात को उठा लो तो अपने आप आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसलिए आप लीडर नहीं कहला सकते, क्योंकि आप उनको कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। तो ये जो बातें आप सब सोचिए, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मैं, जिन्होंने शाकिर भाई और डॉक्टर सलीम खान, उनको बधाई देता हूँ। जो यहाँ पधारे सुनने के लिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इनसे जुड़ा हूँ, तो एक्चुअली उनकी तरफ से मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। और ये मूवमेंट, ये कंटिन्यूस चालू रखने का मूवमेंट है, ये अपने में परिवर्तन लाने की जरूरत है, सही तरह से डिबेट करने की जरूरत है। थैंक यू।